राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, अपना चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री चल रहा था और सरफेस केमिस्ट्री में अपन ने अधिशोषण पढ़ लिया था और इस अधिशोषण के बाद आज अपन पढ़ने जा रहे हैं उत्प्रेरण। तो देखिए ये उत्प्रेरण होता क्या है भाई कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है कि A प्लस बी से AB एक प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये रिएक्शन स्लो हो रही है तो मैं क्या करूंगा, इस रिएक्शन में बाहर से एक पदार्थ डाल दूंगा C और इस पदार्थ C के डालते ही ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, ठीक है। या फिर मैं इस रिएक्शन को स्लो करना चाह रहा हूं तो बाहर से पदार्थ डाल दूं, तो बाहर से डाला गया पदार्थ जो इस रिएक्शन का वेग चेंज कर दे, इस बाहर से डाले गए पदार्थ को आप उत्प्रेरक बोलेंगे और इस उत्प्रेरक द्वारा इस अभिक्रिया के वेग को चेंज करना उत्प्रेरण कहलाएगा। तो बाहर से डाला गया पदार्थ उत्प्रेरक और इसकी जो वेग है उस वेग को चेंज करने की जो प्रक्रिया है वो उत्प्रेरण कहलाएगी, ठीक है। उत्प्रेरक की बात चल रही है। देखो एक रिएक्शन है KClO3 को जब 600 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो यह KCl प्लस O2 में टूट जाती है। KClO3 पोटेशियम क्लोरेट KCl और O2 में टूट जाता है। यहाँ किसी प्रकार का कोई कैटलिस्ट अभी नहीं डला हुआ है। अगर मान लीजिए मैं इस रिएक्शन में कैटलिस्ट डाल देता हूं MnO2, अब रिएक्शन 338 डिग्री सेल्सियस पे ही हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि इस MnO2 ने इस रिएक्शन को तेज कर दिया, कम टेम्परेचर पर होने लग गई। तो बाहर से डाला गया ये पदार्थ MnO2 कैटलिस्ट कहलाएगा। और बर्जीलियस ने सबसे पहले बताया था कि इस प्रकार के पदार्थ उत्प्रेरक होते हैं जो बाहर से डाले जाते हैं और वेग चेंज कर देते हैं। अब ये वेग चेंज करते हैं, कैसे करते हैं उसके लिए क्या करें, अपन एक ग्राफ खींचते हैं किसी भी रिएक्शन का। सपोज ये A और B मिलकर के ये पदार्थ बना रहे हैं AB। मैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट और पोटेंशियल एनर्जी के बीच ग्राफ खींच रहा हूं। कैटलिस्ट नहीं डाला, अभिक्रिया हो गई। अब मैं क्या करता हूं, इसमें कैटलिस्ट डाल देता हूं। तो जो ही मैं कैटलिस्ट डालूंगा, कैटलिस्ट डालते ही अभिक्रिया जल्दी हो गई। कैटलिस्ट नहीं डाला था तब सक्रियण ऊर्जा थी EA1 और कैटलिस्ट डालने के बाद अब सक्रियण ऊर्जा हो गई EA2। तो कैटलिस्ट ने क्या कर दिया भाई, सक्रियण ऊर्जा का मान घटा दिया, पहाड़ी की चोटी घटा दी। तो दूसरी तरफ जाने में कम टाइम लगेगा भाई। यहां से यहां जा रहे हो आप, राजगढ़ से टेला जा रहे हो, पहाड़ी आ गई। जब पहाड़ी बड़ी थी ज़्यादा टाइम लग रहा था परली तरफ जाने में, और जब पहाड़ी छोटी हो गई, कम हो गई, पहाड़ी की ऊंचाई घट गई तो कम टाइम लग गया भाई। तो ध्यान रखना, पहाड़ी की ऊंचाई घटा देते हैं, सक्रियण ऊर्जा का मान घटा देते हैं कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये कैटलिस्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो गई। अब अपन बात कर रहे हैं कि ये जो उत्प्रेरण है वो कितने प्रकार का होता है। उत्प्रेरण के प्रकार, तो उत्प्रेरण दो प्रकार का होता है। एक होता है समांगी उत्प्रेरण और दूसरा होता है भाई विषमांगी उत्प्रेरण। समांगी और विषमांगी, और पहला ले लेते हैं अपन समांगी उत्प्रेरण। एक एक एग्जाम्पल दूंगा, ज़्यादा एग्जाम्पल आगे नोट्स में मिल जाएंगे आपको। तो समांगी उत्प्रेरण में देखो होगा क्या कि SO2 और O2 मिलकर के सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहे हैं।
और यहाँ कैटलिस्ट काम आता है NO। SO2 भी गैस है, O2 भी गैस है, कैटलिस्ट भी गैस है। दूसरा विषमांगी उत्प्रेरण। N2 प्लस 3H2 से 2NH3 अमोनिया निर्माण का हैबर प्रोसेस है, लोहा डाला जाता है। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये सॉलिड है। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे रिएक्टेंट गैस, उत्प्रेरक भी गैस। भौतिक अवस्था समान हो समांगी उत्प्रेरण कहलाएगा। रिएक्टेंट गैस है, उत्प्रेरक ठोस है, भौतिक अवस्था समान नहीं है, विषमांगी उत्प्रेरण कहलाएगा। तो समांगी में भौतिक अवस्था समान होती है, विषमांगी में भौतिक अवस्था समान नहीं होती। ये हो गया उत्प्रेरण के प्रकार। के उत्प्रेरण दो प्रकार का होता है, समांगी और विषमांगी। इसके बाद अपन लेते हैं उत्प्रेरक, वर्धक और उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष क्या होते हैं, मैं उनकी बात करता हूं। एक रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 से 2NH3 अमोनिया निर्माण का हैबर प्रोसेस है। और यहां कैटलिस्ट Fe है। अगर मैं इस अभिक्रिया का वेग बढ़ाना चाहता हूं तो मैं यहां पर मोलिब्डेनम डाल दूंगा। तो ये मोलिब्डेनम क्या करेगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ाएगा। लेकिन बढ़ाएगा कैसे? ये मोलिब्डेनम इस Fe की क्रियाशीलता को बढ़ा देगा, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। अगर मैं इस अभिक्रिया को स्लो करना चाहता हूं तो मैं इसमें CO डाल दूं, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या करेगा, इस Fe की क्रियाशीलता को घटा देगा। तो ये पदार्थ Fe की क्रियाशीलता या उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटाते हैं। तो जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटाएंगे उन्हें आप उत्प्रेरक विष बोलेंगे, और जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाएंगे उन्हें उत्प्रेरक वर्धक बोलेंगे। तो ध्यान रखना, ये Fe इसकी क्रियाशीलता बढ़ाएगा। कैसे? एक्टिव साइट को बढ़ाकर। ये इसकी क्रियाशीलता को घटाएगा कैसे? एक्टिव साइट घटा करके। एक्टिव साइट कैसे घटाएगा? एक्टिव साइट पर खुद जाकर बैठ जाएगा CO। उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरण के प्रकार, उत्प्रेरक होता क्या है और उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को कैसे घटाता है सक्रियण ऊर्जा का मान कम करके। ये चीज अपन ने पढ़ ली। अब अपन क्या करते हैं, समांगी और विषमांगी जो उत्प्रेरण अपने पास है, इस समांगी और विषमांगी उत्प्रेरण की मैकेनिज्म देखते हैं अपन। और इस मैकेनिज्म में सबसे पहले अपन लेते हैं समांगी का एग्जाम्पल। समांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि अगर अपन देखें तो समांगी में होगा क्या भाई, फिजिकल स्टेट सेम होगी। अपने पास एग्जाम्पल ये था कि SO2 और O2 मिलकर के SO3 बना रहे हैं, ठीक है। कैटलिस्ट आपने डाला CO, ये भी गैस, ये भी गैस। मैकेनिज्म देखें, तो यहां पर मैकेनिज्म का नाम है मध्यवर्ती यौगिक निर्माण सिद्धांत। ये सिद्धांत है जो कि समांगी उत्प्रेरण को समझाता है। कैसे समझाएगा? ये सिद्धांत ये कहता है कि ये जो कैटलिस्ट है सबसे पहले इन दोनों में से किसी एक के साथ रिएक्शन करके मध्यवर्ती बनाएगा। O2 के साथ NO मिलकर NO2 बना देता है, ठीक है।
अब ये जो NO2 है, ये NO2 क्या बन गया? मध्यवर्ती यौगिक बन गया। क्या बन गया? ये मध्यवर्ती यौगिक बन गया। अब ये जो मध्यवर्ती यौगिक है, ये मध्यवर्ती यौगिक किसी दूसरे रिएक्टेंट के साथ क्रिया करता है और उसको प्रोडक्ट में चेंज कर देता है, और ये जो उत्प्रेरक है वापस फ्री हो जाता है। ये मैकेनिज्म है। तो ये समांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि है। एक बार वापस देखें, A प्लस B से प्रोडक्ट बन रहा है AB, कैटलिस्ट है C। मैकेनिज्म अगर आप देखना चाहें तो इसकी मैकेनिज्म क्या होगी? ये C इन दोनों में से किसी एक से रिएक्शन करेगा। सपोज A के साथ रिएक्शन कर लिया, AC बना गया। AC क्या बन गया बताओ? मध्यवर्ती यौगिक बन गया। अब ये जो मध्यवर्ती यौगिक AC है, दूसरे रिएक्टेंट के साथ क्रिया करेगा और AB प्लस C, ये बन गया आपके पास प्रोडक्ट। और ये था इंटरमीडिएट कंपाउंड। ये आपके पास क्रियाविधि हो गई समांगी उत्प्रेरण की। समांगी उत्प्रेरण को बताने के लिए मध्यवर्ती यौगिक निर्माण सिद्धांत काम में लिया जाता है। समांगी उत्प्रेरण के बाद अब अपन देखते हैं विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी उत्प्रेरण, देखिए विषमांगी उत्प्रेरण में क्या होगा? भौतिक अवस्था सेम नहीं होती है। SO2 प्लस O2 से SO3 बन गया। PT काम में ले लो, ये गैस है, ये गैस है, ये सॉलिड है। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर सिद्धांत या थ्योरी लेते हैं जो कि विषमांगी उत्प्रेरण को समझाते हैं। पहला सिद्धांत अपन लेते हैं एडजॉर्प्शन थ्योरी, अधिशोषण सिद्धांत। अधिशोषण सिद्धांत क्या कहता है भाई? ये जो आपके पास कैटलिस्ट है, इस कैटलिस्ट पर ये A और ये B आएंगे और आकर के A B अधिशोषित हो जाएगा, और अधिशोषित होने के बाद ये A और B प्रोडक्ट बना देंगे। ये हो गया अधिशोषण सिद्धांत कि रिएक्टेंट आकर के अधिशोषित होंगे और प्रोडक्ट बना देंगे। ये आपके पास है एडजॉर्प्शन थ्योरी। मैं इसको बोल दूं ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी। ठीक है। दूसरा जो यहां पर थ्योरी है वो ये है इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। अब ये इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी क्या है भाई? कि मान लो सपोज रिएक्शन ये हो रही है कि A प्लस B और कैटलिस्ट आपने काम में लिया C और बन गया AB प्लस AB बन गया। इसकी मैकेनिज्म देखें, इसकी मैकेनिज्म क्या है कि ये C इनके साथ पहले इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा और उसके बाद इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। कैसे? ये A और B के साथ C मिला, A B और C, ये इंटरमीडिएट बन गया भाई। और उसके बाद अगली स्टेप में AB प्लस C, ये है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। इन दोनों को अगर मैं मिला दूं, ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी और इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी को अगर मैं मिला दूं, तो इनको मिलाने के बाद एक बार देख दो चल रहेगी। मिलाने के बाद चला ना, मिलाने के बाद तीसरी जो अपने थ्योरी आ जाती है वो आ जाती है मॉडर्न
एडजॉर्प्शन थ्योरी। और इस मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी में 5 स्टेप होती हैं। पहली स्टेप क्या होगी भाई कि ये आपके पास एडजॉर्बेंट है या फिर मैं कहूं उत्प्रेरक है। इस उत्प्रेरक पर आपको रिएक्शन करवानी है। रिएक्शन आपको करवानी है ए की और बी की, और इस ए और बी से आपको प्रोडक्ट बनाना है ए बी। ठीक है। सबसे पहले जो स्टेप है वो स्टेप फर्स्ट है। स्टेप फर्स्ट क्या होगी भाई कि इस ए और बी को पहले यहां पर इस उत्प्रेरक की सतह पर लाके बिठाओ। क्रिया कारकों का उत्प्रेरक सतह पर विसरण। स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड क्या होगी, आकर के बैठ गए। मैं इधर से इन दोनों थ्योरियों को मिटा देता हूं, उसके बाद में बात करूं। उधर तो जगह है नहीं। स्टेप सेकंड में क्या होगा, ये जो ए और बी है इनका इस उत्प्रेरक पर अधिशोषण हो जाएगा। तो स्टेप सेकंड में क्या होगा कि क्रिया कारकों का उत्प्रेरक पर अधिशोषण हो जाएगा, बैठ जाएंगे। और बैठने के बाद स्टेप थर्ड आ जाएगी। और स्टेप थर्ड में क्या होगा भाई, ये इंटरमीडिएट बनाएंगे। मध्यवर्ती का निर्माण होगा। अभिक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और उत्पाद बन जाएगा। स्टेप 4 में क्या होगा कि उत्पाद का उत्प्रेरक सतह से विशोषण होगा, यानी वो हट जाएगा। और उसके बाद स्टेप 5 में उत्पाद का उत्प्रेरक सतह से दूर विसरण। ठीक है भाई, ये इसकी पूरी मैकेनिज्म है मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी की। देखो इसको आप थोड़ा सा सही ढंग से समझें कि सपोज ये ए और ये बी, इन दोनों की अगर आपको रिएक्शन करवानी है ए और बी की, तो आप क्या करो, सबसे पहले इस ए और बी को लाओ। सपोज आपको ए और बी की शादी करवानी है तो ए और बी को लाओ पहले। तो पंडित जी क्या करेंगे, पहले ए और बी को लाएंगे, बिठाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, ए और बी को लेके आओ। क्रिया कारकों का उत्प्रेरक सतह पर विसरण पहले लेके आओ। जब वो दोनों आ जाएंगे तो फिर पंडित कहेगा भाई इनको बैठाओ। क्रिया कारकों का उत्प्रेरक सतह पर अधिशोषण, बैठ जाएंगे। बैठने के बाद मध्यवर्ती का निर्माण। मध्यवर्ती का मतलब पंडित क्या करेगा, उन दोनों को गठजोड़ा कर देगा। ठीक है, मध्यवर्ती बन गया। उसके बाद फेरे वगैरह हो गए, उत्पाद बन गया। उत्पाद का मतलब दोनों दूल्हा दुल्हन, शादी कंप्लीट। फिर उसके बाद में क्या होगा, उनको वहां से उठाओ, फेरे संपन्न, खड़े हो, विशोषण। देखो आके बैठे थे, अधिशोषण। अब जब शादी कंप्लीट हो गई तो उठ जाओ, विशोषण। और अब भाई दक्षिणा दे करके जाओ,
दूर विसरण। उत्पाद, उत्पाद का मतलब दूल्हा और दुल्हन का मंडप से दूर विसरण। तो ये मॉडर्न आपके पास एडजॉर्प्शन थ्योरी है कि अगर आप इस ए और बी की शादी करवानी है तो आप ए और बी की शादी करवाने का मीन्स है ए और बी की रिएक्शन करवानी है, तो आप मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी के आधार पर इसको आप समझ सकते हैं। तो यह आपके पास हो गई आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत विषमांगी उत्प्रेरण का। पहले आएंगे, बैठेंगे, मध्यवर्ती बनेगा, उत्पाद बनेगा, खड़े होंगे, चल देंगे। ठीक है भाई, ये आपके पास हो गया समांगी और विषमांगी अधिशोषण के सिद्धांत। समांगी और विषमांगी अधिशोषण के सिद्धांत के बाद अपन इन ठोस उत्प्रेरकों के कुछ फीचर या अभिलक्षण पढ़ते हैं। पहले मैं उत्प्रेरकों की प्रकार बता दूं आपको। पहला है धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक क्या होगा भाई कि N2+3H2 से 2NH3 लोहा डाला, धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया का वेग बढ़ा देगा। ऋणात्मक उत्प्रेरक H2O2 टूटता है H2O प्लस O2 में, यहां पर आप ग्लिसरीन डाल दें, ग्लिसरीन अभिक्रिया का वेग घटा देगा। स्वतः उत्प्रेरक क्या होगा भाई कि अगर मान लीजिए मैं एक अभिक्रिया लूं एस्टर का जल अपघटन, एथिल एसीटेट का अगर मैं जल अपघटन करवाऊं और इस एथिल एसीटेट के जल अपघटन से अगर मान लीजिए मेरे को मिल रहा है एसिटिक अम्ल प्लस एल्कोहल, तो ये जो एसिटिक अम्ल, इस एसिटिक अम्ल के बढ़ते ही रिएक्शन तेज हो जाती है, इसलिए इस एसिटिक अम्ल को आप यहां बोलेंगे स्वतःप्रेरक। तीसरा हो गया। और चौथा यहां है भाई प्रेरित उत्प्रेरक। यहां प्रेरित उत्प्रेरक क्या होता है उस बात को आप समझें। यहां बड़ा अच्छा एग्जांपल है, सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीडेशन वायु में हो जाता है सोडियम सल्फेट में, लेकिन सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। सोडियम सल्फाइड का हो जाता है लेकिन सोडियम आर्सेनाइड का नहीं होता। अब अपन क्या करें, इन दोनों को मिलाकर फिर ऑक्सीडेशन करते हैं। Na2SO3 प्लस Na3ASO3। अब ऑक्सीडेशन करें, अब ऑक्सीडेशन हो जाता है Na2SO4 प्लस Na3SO4। Na3ASO4। अब ऑक्सीडेशन हो गया भाई। सोडियम आर्सेनाइड का पहले नहीं हो रहा था, लेकिन Na2SO3 की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन हो गया, तो इस सोडियम सल्फाइड के ऑक्सीडेशन को प्रेरित किया है सोडियम सल्फाइड ने। सोडियम सल्फाइड ने सोडियम आर्सेनाइड के ऑक्सीडेशन को प्रेरित किया है, इसलिए ये जो सोडियम सल्फाइड है, ये सोडियम सल्फाइड प्रेरित उत्प्रेरक कहलाएगा। ठीक है भाई, तो धनात्मक वेग बढ़ा देंगे, ऋणात्मक वेग घटा देंगे। स्वतः अभिक्रिया में बना हुआ उत्पाद ही उत्प्रेरक का काम करेगा। अभिक्रिया में बना हुआ उत्पाद ही उत्प्रेरक का काम करेगा। इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसका नहीं होता, लेकिन दोनों को जब मिला दोगे तो ये इसके ऑक्सीडेशन को प्रेरित कर देगा, इसलिए इसको प्रेरित उत्प्रेरक बोला जाएगा। कुछ प्रॉपर्टीज अपन देखें।
ठीक है भाई। और उन प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टीज लेते हैं अपन सक्रियता। ठीक है भाई, देखो H2 और O2 H2O नहीं बनाते, H2 और O2 H2O बना देते हैं अगर आप Pt कम में लें, तो Pt की उपस्थिति में अभिक्रिया हो जाती है, Pt की अनुपस्थिति में अभिक्रिया नहीं होती। ठीक है, और ये जो Pt या फिर में जो कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शन का जो वेग है वो कई गुणा तक बढ़ा देते हैं, इतने ज़्यादा एक्टिव होते हैं कैटलिस्ट। ये हुई इनकी एक्टिविटी या सक्रियता। दूसरा होता है विशिष्टता। विशिष्टता, इसमें क्या होगा भाई कि मैं एक एग्जांपल लूं कि CO प्लस H2 से आप बना रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड, मेथिल अल्कोहल और CH4, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन। देखो कैटलिस्ट एक ही है लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग बन रहा है। यहां आप कॉपर डाल दें, यहां आप कॉपर ZnO Cr2O3 डाल दें, यहां निकल डाल दें, तो कैटलिस्ट हाईली स्पेसिफिक होते हैं। यहां पर देखो रिएक्टेंट वही है लेकिन कॉपर डालते ही फॉर्मल्डिहाइड बन गया, रिएक्टेंट वही है लेकिन निकल डालते ही मेथेन बन गया। तो ये कॉपर डालोगे तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, निकल डालोगे तो मेथेन बनेगा। यानी ये जो कैटलिस्ट हैं बहुत ज़्यादा विशिष्ट होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, और हाईली सेलेक्टिव होते हैं, हाईली स्पेसिफिक, हाईली सेलेक्टिव। सेलेक्टिव का मीन्स होता है कि ये जो कॉपर है यहां कैटलिस्ट का काम कर रहा है, जरूरी नहीं हर रिएक्शन में ही कॉपर कैटलिस्ट का काम करे। ठीक है, इस रिएक्शन में कॉपर डाला यानी कॉपर डालोगे फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, निकल डालोगे मेथेन बनेगा। विशिष्ट नेचर है इनकी, कॉपर इनके साथ फॉर्मल्डिहाइड ही बनाएगा, निकल इनके साथ मेथेन ही बनाएगा। कॉपर अपनी अलग विशिष्टता रखता है, निकल अपनी अलग विशिष्टता रखता है। इस रिएक्शन में हर रिएक्शन में कैटलिस्ट नहीं होगा, हाईली सेलेक्टिव। तो ध्यान रखना, इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो इनकी सक्रियता, इनकी विशिष्टता और भी होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज, जैसे इनकी भौतिक अवस्था चेंज हो सकती है, केवल इनका कंपोजिशन चेंज नहीं होता रिएक्शन के दौरान। ठीक है भाई, तो ये आपके पास था उत्प्रेरक, उत्प्रेरण, उत्प्रेरकों के प्रकार, उत्प्रेरण के प्रकार और उनकी क्रियाविधियाँ। ठीक है, एंजाइम और जियोलाइट ये दोनों लेकर के कल अपन फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।